नमस्कार दोस्तों, ओसीएन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। पाकिस्तान दुस्साहस करता रहेगा और हम सहते रहेंगे, ये अब नहीं चलेगा। बहुत सीधा और सपाट मैसेज भारत ने जैश के 4, लश्कर के 3 और हिजबुल के 2 ठिकानों पर सीधा प्रहार करके उनको नेस्तनाबूद करके दे दिया है। और ये मैसेज भी दे दिया है कि अब ये वो भारत नहीं है कि आप मारते रहेंगे और हम सहते रहेंगे। ये अब किसी भी हालत में चलेगा नहीं। और ये पहली बार हुआ है। एक बार उड़ी के बाद सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी। पुलवामा के बाद बालाकोट में जैश के करीब 300 के आसपास, 325 के आसपास आतंकवादियों को मारा था, उड़ाया था। लेकिन ये एकदम अलग तरीके से इनको सबक सिखाया गया है। और 5 ठिकाने इनके जो कश्मीर का इनके कब्जे वाला हिस्सा है, जिसको पीओजे के बोलते हैं या पीओके बोलते हैं, वहां पर हिट किए गए हैं, उड़ाए गए हैं। और 4 जो हैं वो पाकिस्तान में, जो 4 पाकिस्तान में उड़ाए गए हैं उनमें 2 सियालकोट में हैं, एक मुरीदके में है और एक बहावलपुर जो जैश का मुख्यालय था। और जो 5 पीओके या पीओजेके में उड़ाए गए हैं उनमें 2 मुजफ्फराबाद में, 2 कोटली में और एक भिम्बर में। तो आप ये समझिए 25 मिनट के भीतर 24 मिसाइलें दागी गई। और कुल मिलाकर के जो हम लोगों का आकलन है, यानी भारत का आकलन है, करीब 90 दहशतगर्दों को मार डाला गया है। 30-31 तो वहां की सेना भी स्वीकार कर रही है। मेरे साथ जुड़ रहे हैं आपके चिर परिचित और जियो पॉलिटिकल मामलों के माहिर जान का रमनीक सिंह मान। तो उनको जोड़ करके फिर इस चर्चा को जरा आगे बढ़ाते हैं। रमनीक साहब, बहुत स्वागत है। नमस्कार। सत श्री अकाल, नमस्ते, जय हिंद चोई साहब। मान साहब, सबसे पहला सवाल तो मैं यही करूंगा कि जो ऑपरेशन किया है हमारी तीनों सेनाओं ने मिलकर के, और जाहिर है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसी लीडरशिप और बिल्कुल एकदम एकजुटता सरकार में दिखाई दी। थोड़ा सा टाइम लिया, और जब आप बड़े लक्ष्य आपको हासिल करने होते हैं तो ठोक बजा करके, एक कहते हैं कि फूल प्रूफ एक प्लानिंग के साथ आप जाते हैं और तब ऐसे टारगेट अचीव होते हैं। तो इस पूरे ऑपरेशन को आप कैसे देखते हैं? चोई साहब, इसके 2 पहलू हैं। आपने जो कहा बिल्कुल आपने ठीक फरमाया, आपने ठीक कहा कि पॉलिटिकल लीडरशिप की जो रिजॉल्व है, जो स्ट्रेंथ है, जो कमिटमेंट है और जो एक गुर्दा कह लीजिए, मजबूती कह लीजिए, वो नजर आती है। वो पहले भी हम देखिए इसी भारत में रहे हैं 2014 से पहले। तो जब मुंबई का हमला हुआ तब भी उस वक्त के एयरफोर्स चीफ ने कहा था, अगर आपको याद हो, कि हम केपेबल हैं और हम स्ट्राइक कर सकते हैं। पर तत्कालीन प्रधानमंत्री जो है डॉक्टर मनमोहन सिंह, उन्होंने ऐसे किसी एक्शन के लिए हरी झंडी नहीं दी। और यहाँ पे प्रधानमंत्री मोदी ने, कैबिनेट कमेटी फॉर सिक्योरिटी ने, पूरी भारत की कैबिनेट ने ये निर्णय लिया कि हम इस बार जो है माकूल जवाब देंगे और भारतीय सेना जो है यानी कि तीनों ट्राई सर्विसेज ये इसके अंदर इन्वॉल्व रहेंगी। और मेरा ख्याल है कि ऐसा 1971 की जंग के बाद पहली बार हुआ है कि भारत की तीनों जो सेनाएं हैं, जैसे आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, तीनों इसके अंदर इन्वॉल्व थी। तो इससे जो एक इंटीग्रेशन है आर्म फोर्सेस का, वो भी वाजे नजर आता है। इट इज ऑल्सो क्लियरली ऑन डिस्प्ले। और आपने कहा कि इसको देखने का नजरिया क्या है। इसको देखने के 2 नजरिए हैं। पहला पहलू जो है जिसके ऊपर मैं बात करूंगा वो है भारतीय नजरिए से, इंडियन पर्सपेक्टिव से।
भारतीय नजरिया ये है कि ये लॉन्ग ओवरड्यू था, इसकी बहुत जरूरत थी, और भारत की जो जनता है उसकी अपेक्षा भी थी अपनी पॉलिटिकल लीडरशिप से और अपनी मिलिट्री लीडरशिप से कि इन हमलों का माकूल जवाब दिया जाए। इनफ इज इनफ। आखिर कोई सीमा, कोई हद होनी चाहिए। अगर हम इसको इलिस्ट्रेट करें आपके लिए जरा, तो 2001 में पार्लियामेंट का हमला, 2008 में मुंबई का हमला, 2015 में उड़ी, 2019 में पठानकोट, सॉरी 2016 में पठानकोट, 2019 में पुलवामा, और अभी 25 में ये पहलगाम का इंसिडेंट जो हुआ है। पाकिस्तान जो है वो पाकिस्तानी पर्सपेक्टिव से उनका कहना ये है कि ये इंडिया ने प्रूव नहीं किया, एक इंटरनेशनल न्यूट्रल इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। तो मैं आपको थोड़ा सा इसके ऊपर याद दिला देना चाहता हूँ, जितने ये इंसिडेंट्स आपको पिछले गिनवाए हैं, इन सभी इंसिडेंट्स में डॉजियर के ऊपर डॉजियर, एविडेंस के ऊपर एविडेंस पाकिस्तान को पेश की गई। पाकिस्तान की सरकार ने, अगर आपको पठानकोट का एयरबेस का हमला याद हो, तो आईएसआई तक को पठानकोट एयरबेस के अंदर लाया गया, उनको इन्वेस्टिगेशन कराई गई। उसके बाद उसका नतीजा क्या निकला? इन्होंने उठा के उन डॉजियर्स को डस्टबिन में डाल दिया, जबकि अजमल कसाब जो जिंदा पकड़ लिया गया था, उसने अपना लोकेशन बताया, उसने अपना गांव बताया, अपने बाप का नाम बताया, अपने पड़ोसियों का नाम बताया। उसके बाद पाकिस्तानी जर्नलिस्ट ने जाके उसके गांव तक में उसकी शिनाख्त की। सो पाकिस्तान का जो एक डिनायल है वो लगातार चल रहा है। और अब जो पाकिस्तानी पर्सपेक्टिव है आवाम का, पाकिस्तान की आवाम आज डरी हुई है। उनको ये डेफिनेट मालूम है कि भारत जो है वो पाकिस्तान से कहीं ज्यादा ताकतवर है मिलिटरीली, और भारत अगर उनको मारने पे आया तो कुछ नहीं बचेगा। और इस बात का भी रियलाइजेशन है कि सिविलियन टारगेट्स को नहीं अटैक किया गया, मिलिट्री इंस्टॉलेशंस को नहीं टारगेट किया गया। इसमें जो साहब मैं एक छोटी सी बात जोड़ के फिर आपके पास वापस आता हूँ कि जो जो कन्वेंशंस हैं, इंटरनेशनल कन्वेंशंस हैं, उसमें 3 एंटिटीज को रिकॉग्नाइज किया जाता है। एक तो मिलिट्री एंटिटी, जो वर्दीधारी फौजी है, वो चाहे किसी भी सर्विस का हो। दूसरा होता है सिविलियन, जिसका फौज से, हथियारों से कोई लेना देना नहीं है। और तीसरा होता है नॉन स्टेट एक्टर। तो ये जो अटैक हुआ है ये नॉन स्टेट एक्टर्स के ऊपर हुआ है। और मैं आपको ये बात और वाजे बता दूं कि अभी सिर्फ 9 लोकेशंस के ऊपर हुआ है, और इंडियन जो आर्मी और एयरफोर्स की तरफ से वहां पे जो ब्रीफिंग दी गई, वहां पे विंग कमांडर भूमिका सिंह थी और यहाँ पे कर्नल कुरैशी थी। इन्होंने जो ब्रीफिंग दी है उसमें 21 लोकेशंस बताई हैं। और अगर आप ध्यान से देखें तो 9 के बाद अभी 12 लोकेशंस ऐसी हैं जो बाकी हैं, जिनके ऊपर अभी कार्रवाई बाकी है। आपने 2 नाम लिए हैं, एक तो सोफिया कुरैशी, जो कर्नल सोफिया कुरैशी हैं, और दूसरा आपने विंग कमांडर व्योमिका सिंह का नाम लिया है। व्योमिका सिंह का मैं बयान देख रहा था, उन्होंने कहा कि हर हरकत का माकूल जवाब देंगे, और दुस्साहस अगर दिखाया इस ऑपरेशन के बाद तो उचित जवाब देने के लिए हमारी सेना जो है वो बिल्कुल एकदम तैयार है। और सोफिया ने जो कहा वो ये कहा कि बहुत पुख्ता जानकारी थी, सीमा पार से आतंकवादी जो हमले यहाँ कराए जाते हैं उसमें इनका, यानी जैश का, लश्कर का, हिजबुल का हाथ रहा है। और इसके बाद ही इस पूरी ऑपरेशन को अंजाम दिया गया। और जितने भी टारगेट तय किए थे इस ऑपरेशन के लिए, जो 12 और हैं वो तो आप बता रहे हैं, लेकिन इन 9 के लिए जो टारगेट तय किए गए थे उनको पूरी दक्षता के साथ अचीव किया गया। मान साहब, मेरा सवाल यही है अगला, इजराइल की तरह जैसे गाजा में टारगेट तय किए गए, इंफॉर्मेशन मिली कि यहाँ पर आतंकवादियों के अड्डे हैं, यहाँ से ऑपरेट किया जा रहा है, और ठीक उसी बिल्डिंग को सीधा उड़ाया गया। ये जो दक्षता है, ये जो क्षमता है, ये हमारी सेना के पास इन्हीं दिनों में आई है या पहले भी थी और पहले इच्छा शक्ति नहीं दिखाई गई, अब सेना को खुली छूट दे दी गई
कि आप उड़ाइए। इसमें 2-3 बातें आ गई जिनको कवर करना बहुत ज़रूरी है। जहाँ तक सवाल है भारतीय सेना की दक्षता का या जो हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज़ हैं उनकी नॉलेज का, तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ चोई साहब और पाकिस्तान में बैठे शहबाज शरीफ और मुल्ला मुनीर, आप गौर से सुन लीजिए, आप नाश्ते में क्या खाते हैं, आप लंच में क्या खाते हैं, आप डिनर में क्या खाते हैं, आप किससे मिलते हैं, किससे बात करते हैं, किसके साथ सोते हैं, ये सारी जानकारी भारत के पास है। तो नॉलेज होना कि कहाँ पे इनके ठिकाने हैं, उसके अंदर कौन से एचबीटी अवेलेबल हैं, जिसे हम हाई वैल्यू टारगेट्स बोलते हैं। तो कौन से हाई वैल्यू टारगेट्स कहाँ पे बैठे हैं, कहाँ पे अवेलेबल है, कहाँ हिट करना है, इसके अंदर हमारे को कोई संदेह नहीं था। और जो कैपेबिलिटी है भारतीय सेना की, उसके अंदर 2015 के बाद से बड़ा इजाफा हुआ है और 2019 के बाद से तो अगर हम कहें तो लीप्स एंड बाउंड्स आगे आए हैं। और हमारी जो सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है वो एयर में है, वो हमारी नेवल वॉरफेयर में है और हमारी आर्मी तो अनमैच्ड है पाकिस्तान का। मतलब हम लोग बहुत डिस्प्रपोर्शनेटली स्ट्रांग है पाकिस्तान से, जहां तक लैंड फोर्सेस की बात आती है, मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री की बात आती है, आर्मर्ड की बात आती है, आर्टिलरी की बात आती है और आर्टिलरी का जो शेल का स्टॉक है हमारे पास उसकी बात आती है। देखिए पाकिस्तान के जर्नैलों ने क्या किया चोई साहब कि इन्होंने जो अपने शेल्स थे 155 mm के, वो मैक्सिमम शेल्स इन्होंने यूक्रेन को बेच दी और बाय द वे पैसा मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट के पास आया, ना कि सिविलियन गवर्नमेंट के पास आया। अब आ जाते हैं बात जो विंग कमांडर भूमिका सिंह ने कही है और जो कर्नल कुरैशी ने कही है, इन दोनों बातों को, कर्नल सोफिया कुरैशी ने कही है, मैं दोनों बातों को क्लियरली बताता हूँ। इसके अंदर एक मजबूत पोस्चरिंग है। ऑपरेशन सिंदूर का चेहरा बन के आई हैं ये दो महिलाएं, भारतीय वायुसेना की और भारतीय सेना की, और ये डेकोरेटेड ऑफिसर्स हैं। इन्होंने ना सिर्फ पाकिस्तान को ये बताया है कि भारतीय महिलाएं कमजोर नहीं हैं, आप निहत्तों को टारगेट कर सकते हैं, पर सशस्त्र बलों की जो महिलाएं हैं वो जिस वक्त बड़ी कार्रवाई होती है उसका मुंह तोड़ जवाब जब आपको मिलता है तो उसका चेहरा बन के भी हमारी महिलाएं उभरती हैं। अब आपका जो अगला प्रश्न था वो था कि हाँ, कि हम उनके जो क्लेम्स हैं पाकिस्तान के कि वहां पे सिविलियन टारगेट्स को हिट किया गया है, और आपने जो कहा कि इजरायली जिस प्रकार से बिल्कुल प्रिसाइज स्ट्राइकिंग करते हैं, तो मैंने आपको पहले बताया कि ये क्या खाते हैं, किससे मिलते हैं, किससे के साथ सोते हैं, क्या, ये सारी जानकारी हमारे पास है। और अब अगर आप मस्जिद में या मसाजिद में अगर आप लोगों को, टेररिस्ट्स को अगर आप छुपाएंगे, रखेंगे या आप उनको पनपने देंगे, और अगर आप यही टेररिस्ट को स्कूलों में बिठाएंगे और आप इन्हीं टेररिस्ट को हॉस्पिटल्स में छुपाएंगे, तो बिल्कुल मैं स्पष्ट बता देता हूं कि मिलिटरीली स्पीकिंग दे बिकम अ टारगेट, चाहे वो मस्जिद हो, चाहे वो स्कूल हो, चाहे वो हॉस्पिटल हो। ये बिल्कुल वाज़ेह है। और मैं आपको एक बात और बड़ी स्पष्ट बता दूं और आपके माध्यम से पाकिस्तानियों को बता दूं चोई साहब, गौर से सुन लो पाकिस्तानियों, अभी सिर्फ नॉन स्टेट एक्टर्स को, टेररिस्ट्स को टारगेट किया है और भारत ने आपके ऊपर एहसान किया है। हमेशा पाकिस्तान ये कहता है कि हम सबसे बड़े विक्टिम है टेररिज्म के, तो लो तुम्हारे घर में बैठे टेररिस्ट जो तुम नहीं मार पाए उनको मार दिया। और अगर तुम जवाबी कार्रवाई करोगे, जो कि निश्चित है करनी पड़ेगी, तो अगली बार तुम्हारे मिलिट्री टारगेट्स हिट होंगे और तुमको ऐसी ऐसी मार पड़ेगी, समझ में नहीं आएगा कि आसमान से क्या नरक और क्या आग बरस रही है, तुमको नहीं पता लगेगा और तुम उसके लिए प्रिपेयर्ड भी नहीं हो। तुम जमीन पे मारे जाओगे, तुम आसमान में मारे जाओगे, तुम पानी में मारे जाओगे। अभी सिर्फ तुम्हारा जल रोका है, अभी तुम्हारा अन्न भी रोकेंगे, तुम्हारे सारे रास्ते ब्लॉक करेंगे। इंडिया ने अगर समय लिया, भारत ने अगर समय लिया, तो अब मैं ये बता दूं कि ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि पहलगाम इंसिडेंट के बाद हमने इसको प्लान किया है या इसकी तैयारी की है। भारतीय सशस्त्र बल जो है, वो इंडियन एयरफोर्स हो, इंडियन नेवी हो या भारतीय सेना हो, ये निरंतर वॉर गेम्स और एक्सरसाइजेस करते रहते हैं, जिसके अंदर ट्राई सर्विसेज की एक यूनिफाइड एक्सरसाइज भी होती है। और जितनी आर्मी के अंदर आर्म्स हैं, जैसे कर्नल कुरैशी जो है वो सिग्नल रेजिमेंट की थी, तो ऐसे ही इंटेलिजेंस कोर है, सिग्नल रेजिमेंट है, आर्मेड है, इन्फेंट्री है, मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री है,
जो तमाम आर्मी के आर्म्स हैं उनका भी एक यूनिफाइड तरीके से जो एक्सरसाइज है वो चलती रहती है। तो पाकिस्तान बार बार जो ललकारे मारता था कि आओ जंग करें और हम जंग के लिए तैयार हैं, तो वक्त आ गया है, अब आपका बोलना बंद कीजिए, अपना करके दिखाइए। और मान साहब, मैं ये भी आज जानना चाहता हूं, 22 अप्रैल को जब ये घटना हुई, ऐसे समय घटना का दिन चुना गया जब अमेरिका के उपराष्ट्रपति अपने परिवार के साथ भारत के दौरे पर थे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सऊदी अरब के महत्वपूर्ण दौरे पर थे। महिलाओं के साथ बच्चों के सामने उनके पतियों को मार डालना, उनकी पहचान पूछ करके कि हिंदू ही हैं, उनकी पेंटें खुलवाना, ये बेहद दुस्साहसिक हरकत थी। और बहुत ही सोच समझ करके जो भारत का सामाजिक ताना बाना है उसको छिन्न भिन्न करने की एक साजिश रची गई थी। और कश्मीर में जो एक माहौल ठीक हो रहा था उसको बिगाड़ करके एक बड़ी चुनौती प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देना, महिलाओं से ये कहना कि जाकर के मोदी को बोल देना। और मैसेजिंग के लिए फिर मोदी जी ने दो महिलाओं को चुना, सोफिया कुरैशी को और व्योमिका सिंह को। तो ये एक परफेक्ट जो है जवाब देने की तैयारी भारत की तरफ से। देखिए जो साहब, पहला तो जो आपने पहलगाम इंसिडेंट की बात करी, तो बहैसियत ये भारतीय मेरा खून उबलता है, खौलता है, और मैं ऐसा ऐसा भाव आता है कि इस वक्त घर पे यहाँ पे नहीं होना चाहिए, चंडीगढ़ में इस वक्त बॉर्डर पे होना चाहिए। और ये जो इन्होंने जिस तरीके से धर्म पूछ के मारा है और जिस तरीके से महिलाओं के सामने उनके बच्चों को, उनके परिवारजनों को, पतियों को मारा है इन्होंने, तो ये जो बलिदान है ये व्यर्थ नहीं जाएगा और व्यर्थ जाना भी नहीं चाहिए। इसको सुनिश्चित करने के लिए प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी, रक्षा मंत्री जी, हमारे सीडीएस और तीनों सेनाओं के अध्यक्ष और तमाम भारतीय सेना का एक एक जो जवान है, एयरफोर्स का एक एक एयरमैन है, अफसर हैं, और नेवी के अंदर जितने भी सेलर्स हैं और उनके ऑफिसर्स हैं, ये प्रतिबद्ध हैं। इसी दिन के लिए वो कसम ली थी, इसी दिन के लिए वो वर्दी पहनी थी, और ऐसी ही पॉलिटिकल लीडरशिप चाहिए थी जो देश की सुरक्षा और एकता और अखंडता और शांति के लिए कमिटेड है। और ये जो धर्म पूछ के मारने वाली बात है जोई साहब, तो ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से भारतीय सेना ने, भारत की पॉलिटिकल एस्टैब्लिशमेंट ने बड़ा वाजे कर दिया कि हम अपना धर्म बता के मारेंगे तुम्हें। और जहां तक ये बात आई कि जिस तरीके से मैंने आपसे पहले भी कहा कि दोनों महिला अफसरों ने ऑपरेशन सिंदूर का चेहरा बन के सामने आए और उन्होंने मिलिट्री को, एयरफोर्स को जो हरकत करी, जो कार्रवाई करी, उसको किस तरीके से दुनिया के आगे रखा। और आखिरी में जो आपने बात कही थी कि उनको, महिलाओं को ये कहा गया जब उनके पतियों की हत्या की गई कि आप जाके मोदी को बताना, तो मैं आपको ये भी वाजे कर दूं कि मोदी ने सुन लिया और जो करना था वो कर दिया और आगे भी करेंगे। अब पाकिस्तान सारी दुनिया को बता रहा है कि भाई मोदी ने सुन लिया और मोदी अब कर रहा है। तो या तो वो उस पॉइंट तक मत लेके जाइए कॉन्फ्लिक्ट को कि जहां पे वो कॉन्फ्लिक्ट आपके कंट्रोल से बाहर चला जाए। और अगर आपके अंदर गुर्दा नहीं है, गूदा नहीं है, आपके अंदर हिम्मत, कुव्वत, ताकत, हैसियत, औकात नहीं है, तो पंगा मत लीजिए। और अगर लिया है तो अब डिसप्रोपोर्शनेटली आपको उसका जवाब मिलेगा, और उस जवाबी कार्रवाई के लिए तैयारी रखिए। ऑपरेशन सिंदूर, हमने ये कह दिया कि हम एस्केलेटरी नहीं चाहते, हमने ये कह दिया कि हमने नॉन स्टेट एक्टर्स की तरफ उसको टारगेट किया है, और कन्वेंशंस के मुताबिक भी नॉन स्टेट एक्टर्स टारगेट किए जा सकते हैं, वो सिविलियंस नहीं है जिस तरीके से पाकिस्तान क्लेम करता है। टेररिस्ट एस्टैब्लिशमेंट्स के अंदर सिविलियंस का कोई काम नहीं है, जैसे मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट्स के, फौजी चौकियों के अंदर सिविलियंस का कोई काम नहीं है।
ऐसे ही आतंकियों के अड्डों के अंदर भी सिविलियंस का कोई काम नहीं है, वो एज नॉन स्टेट एक्टर्स ही रिकॉग्नाइज किए जाएंगे और हम लीगली और जिसे कहते हैं कि जितने एस्टैब्लिश्ड कन्वेंशंस हैं और रूल्स हैं उसके तहत हमने एंगेज किया है पाकिस्तान। आगे बढ़ने से पहले एक सवाल जरूर मैं पूछना चाहूंगा, क्या कभी ऐसा होगा, क्योंकि ये अब सर्वविदित है कि दुनिया भर के देशों को चलाने के लिए एक सरकार होती है, एक प्रधानमंत्री होता है। पाकिस्तान में मामला ही दूसरा है, वहां सब कुछ सेना तय कर रही है। और अगर आज पाकिस्तान की बदहाली है, और बदहाली का स्तर भी आप देखिए, चीन और टर्की बस साथ खड़े हैं, और वो अजरबैजान की को तो खैर कोई औकात नहीं 3 महीना 13 में। तो पूरी दुनिया में ले दे करके जिनके थोड़े बहुत हित जुड़े हुए हैं या जो संभावना तलाश कर रहे हैं, टर्की वाले, कि इन परमाणु बमों पर मैं ही कब्जा कर लूं अल्टीमेटली जा करके, तो केवल 3 देश आपके साथ खड़े हैं, पूरी दुनिया में कोई आपके साथ खड़ा नहीं है और आपको मार पड़ रही है। क्या कभी ऐसा होगा कि जो वहाँ के पॉलिटिशियन हैं, जो वहाँ का पॉलिटिकल पूरी जमात है, वो सेना को चैलेंज करेगी कि भाई एनफ इज एनफ, आपने बर्बाद कर दिया ना, हमारे देश को बदनाम भी कर दिया, हम आर्थिक तौर पर भी टूट चुके हैं, बर्बाद हो चुके हैं, हमारी साथ दुनिया में कोई खड़ा नहीं है। क्या ऐसी हिम्मत कभी वहाँ की पॉलिटिकल पार्टियां कर पाएंगी? तो देखिए 3 प्रश्न आपके इसके अंदर से निकल के आए। पहली चीज तो ये है कि जहां तक प्रश्न है अजरबैजान का, तो अजरबैजान में बाकू में आज की डेट में जो टूरिज्म की इंडस्ट्री है वो सिर्फ भारतीयों के बदौलत फ्लोरिश कर रही है। डेस्टिनेशन वेडिंग्स हो जाएं या यहाँ से बहुत बड़ी संख्या में टूरिस्ट का अजरबैजान जाना, और ये तब है जब आर्मेनिया को हम सपोर्ट करते हैं मिलिटरीली। इंडिया सपोर्ट्स आर्मेनिया, जो नगोर्नो काराबाख रीजन के लेके जो आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच में जंग है उसमें इंडिया है वो आर्मेनिया को सपोर्ट करता है बजाय अजरबैजान को। और अजरबैजान अगर सिर्फ वही इंसिडेंट है मालदीव वाला, अगर भारत के प्रधानमंत्री आज कहें कि भाई या भारत की तरफ से ये इशारा भी हो कि अजरबैजान को हमने बॉयकॉट करना है, तो देयर टूरिज्म इंडस्ट्री विल कोलैप्स। और दूसरी तरफ हमारे को सिर्फ आर्मेनिया को और सपोर्ट करना है, तो अजरबैजान विल अंडरस्टैंड कि ये लोग कहाँ खड़े हैं, इनकी क्या हैसियत कुव्वत औकात। दूसरा आ जाते हैं हम टर्की के ऊपर। टर्की ने एक अपना कॉर्वेट जो है, ये छोटा नेवी का जहाज होता है, ये गनशिप से भी छोटा होता है, बैटलशिप तो इसको नहीं कह सकते। कॉर्वेट इन्होंने जो पाकिस्तान में डॉक किया, इट वाज अ फ्रेंडली विजिट। और अगर मेरे को लगता है कि इवेंट्स एस्केलेट होते हैं तो टर्की का वो कॉर्वेट जो है वो टांगों के बीच में दुम दबा के वापस निकल जाएगा टर्की की ओर। वो किसी भी कॉन्फ्लिक्ट के अंदर यहाँ पे दे विल नॉट वांट टू एंगेज इंडिया इन अ मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट। और मैं आपको तीसरी और महत्वपूर्ण बात जो चाइना को लेके है, तो शायद कम लोगों को पता होगा कि चाइना के अंदर आज के डेट में एक बहुत मेजर फाइनेंशियल क्राइसिस चल रहा है। और पिछले एक हफ्ते में चाइना के 40 बड़े बैंक जो हैं वो बैंकरप्ट हो गए, वो वाइप ऑफ हो गए, खत्म हो गए, गायब हो गए। तो 40 बैंकों का अचानक खत्म होना एक बैंकिंग सिस्टम के लिए, एक इकोनॉमी के लिए, एक फाइनेंशियल हेल्थ के लिए कितना बड़ा आघात होता है, कितना बड़ा उनके लिए एक झटका जोल्ट होता है, ये इमेजिन करना बहुत आसान है। कोई भी जो थोड़ा बहुत भी फाइनेंस को समझता है वो ये समझेगा कि किसी अगर बड़े देश के 40 बैंक एकदम बैंकरप्ट हो रहे हैं, बंद हो रहे हैं अचानक से, तो उनकी क्या हालात है। तो इन हालातों में मैं नहीं समझता कि चाइना फिर दोबारा मिलिटरीली, हाँ वो अपने वेपन एक्सपोर्ट्स को लेके पाकिस्तान से पैसा कमाने की नीयत से, या अपनी वहां पे जो इन्वेस्टमेंट है सीपेक के रास्ते से जो हमारी जमीन से गुजर के जाता है, जो पाक अधिकृत जम्मू कश्मीर गिलगित बाल्टिस्तान है उसके अंदर से गुजर के जाता है, तो वो अपनी इन्वेस्टमेंट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए जरूर, जैसे कि पर्टिकुलरली अगर मैं बताऊं तो 50 कामाकाजी ड्रोन जो हैं, जो कामाकाजी का मतलब होता है जो एक बार उड़ते हैं तो वापस लैंड नहीं करते, वो टारगेट पे हिट करके अपने आप को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, साथ ही टारगेट को। तो 50 कामाकाजी जो है वो इन्होंने, पाकिस्तान ने अभी चाइना से लिए हैं। तो धंधा करने के नाम पे चाइना पाकिस्तान को मिलिटरीली बैकडोर से एंगेज कर सकता है।
ओपनली चाइना पाकिस्तान को अगर सप्लाई करेगा तो चाइना ऑल्सो लूजेज अ वेरी बिग भारत के अंदर। और चाइना के लिए इस वक्त ये विन विन के तरीके से देख सकते हैं इसको कि अगर इंडिया लार्ज स्केल वॉर में एंगेज होता है तो चाइना से जो बिजनेसेस बाहर निकल रहे हैं उसका बेनिफिट इंडिया को ना मिलके हो सकता है किसी और देश को मिले, या जो कंपनीज हैं वो थोड़े दिन के लिए और चाइना में होल्ड करना पसंद करें। और अगर इंडिया और पाकिस्तान मिलिटरीली एंगेज होते हैं तो वो इसको एज अ अपॉर्चुनिटी देख के मैं नहीं समझता कि वो इंडियन बॉर्डर्स को ब्रीच करेगा चाइना। तो अभी की जो स्थिति है उसके अंदर 2.5 फ्रंट वॉर में अभी 1.5 फ्रंट को हम देख रहे हैं। एक फ्रंट पाकिस्तान है और दूसरा फ्रंट अंदर जो भारत के है उसको हम देख रहे हैं। और अगर दूसरी तरफ तीसरी तरफ जिसका आपने नाम नहीं लिया, बांग्लादेश, अगर बांग्लादेश कोई दुस्साहस करता है तो ये डेफिनेट है कि बांग्लादेश का जो बॉर्डर है, बांग्लादेश का जो नक्शा है वो हमेशा के लिए बदल जाएगा और शायद बांग्लादेश बहैसियत बांग्लादेश मुल्क भी ना रहे। मान साहब, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आपने दी है। मैं जानना चाहता हूं कि सऊदी अरब की बीच में यात्रा छोड़ करके प्रधानमंत्री का नई दिल्ली लौटना, और आज ही मैं सूचना देख रहा हूं नॉर्वे समेत 3 देशों की यात्रा उनकी शुरू होने वाली थी, उसको भी उन्होंने रद्द कर दिया है। सर्वदलीय बैठक पहले भी बुलाई, सभी विपक्षी दलों को विश्वास में लेने के लिए आज फिर सर्वदलीय बैठक होने जा रही है। Yep. और आपने ही उल्लेख किया कि 21 टारगेट हैं जो रो के द्वारा लिस्ट दी गई थी, जिनमें से अभी 9 अचीव किए गए हैं, 12 अभी बचे हुए हैं। क्या इसकी संभावना है कि हमारी सेनाएं, हमारी सरकार उन 12 को भी ध्वस्त करे जहां से आतंकी सेंटर चलाए जा रहे हैं और जहां से इनके रिक्रूटमेंट से लेकर के ट्रेनिंग तक सब कुछ दिया जाता रहा है? ओके, तो इसमें फिर दोबारा 2-3 बातें निकल के आती हैं। पहला कि सऊदी की जो प्रधानमंत्री जी की ट्रिप थी उसको कट शॉर्ट करके वो भारत वापस आए, तो दैट इज अ साइन ऑफ अ मैच्योर पॉलिटिकल लीडर। एक उनकी जो दक्षता है, जो उनका एक भारत के प्रति जो एक निष्ठा है, भारत के नागरिकों की सुरक्षा को लेके जो उनकी कमिटमेंट है, वो दर्शाता है कि कैसे विदेशी दौरे छोड़ना और वापस भारत आना और ग्राउंड जीरो के ऊपर रह के चीजों को मॉनिटर करना, कंट्रोल करना। और क्योंकि हम एक डेमोक्रेसी हैं तो उसका एक परिचय देते हुए सर्वदलीय बैठक के अंदर ऑपोजिशन की पार्टीज को, अपने सहयोगी दलों को और सभी स्टेक होल्डर्स को एक ब्रीफिंग देना कि हमने आर्म फोर्सेस को छूट दे रखी, बिकॉज ऑपरेशनल डिटेल्स तो किसी से शेयर नहीं की जा सकती। और वो बिल्कुल। प्रधानमंत्री पद की जब वो शपथ लेते हैं या कोई भी मंत्रिमंडल की जब शपथ लेता है तो वो ये गोपनीयता की शपथ भी साथ में लेते हैं। तो ऑपरेशनल डिटेल्स शेयर करना कोई वाजिब बात नहीं है। और अब उसी का परिचय देते हुए दोबारा आज 11 बजे फिर दोबारा कैबिनेट है, उसके बाद सर्वदलीय बैठक है जिसके अंदर सभी दलों को ये ब्रीफिंग दी जाएगी कि असल में भारत ने क्या एक्शन लिया और हमारा आगे क्या प्लान है। दिस इज अ साइन ऑफ अ मैच्योर लीडर और दिस इज साइन ऑफ अ मैच्योर डेमोक्रेसी, दोनों कि भारत का लोकतंत्र बहुत मजबूत है और भारत के प्रधानमंत्री जो है वो राजनीतिक रूप से बड़े दक्ष हैं, बड़े इसके अंदर परिपक्व हैं। और ये इन दोनों के अलावा जो दो एक बातें मैं आपको और हाईलाइट कर देना चाहता हूँ, वो ये है कि जिस वक्त हमारी एयरफोर्स एयरबोर्न हुई और जिस वक्त उन्होंने टारगेट्स को लॉक किया और अचीव किया, उस वक्त पाकिस्तान का जो HQ-22 है, जो एयर डिफेंस सिस्टम है, जो इन्होंने चाइना से ले रखा है, दैट फेल्ड कंप्लीटली। और आज मैं बता रहा हूं कि ये टारगेट्स हमने जो हिट किए हैं ये सिविलियन टारगेट्स थे। अगर हम मिलिट्री टारगेट्स, पॉलिटिकल टारगेट्स को अगर हिट करेंगे या कल को अगर हम ये अचीव करना चाहें कि हम वॉर शुरू होते ही सबसे पहले इनके आर्मी चीफ को ठोकें, तो वी आर इन दैट पोजीशन टू डू इट। और बिल्कुल। इसकी जो क्लियरेंस है, इसकी क्लियरेंस जो है वो मिलिट्री लीडरशिप, पॉलिटिकल लीडरशिप से लेगी। तो मैं समझता हूं कि चाहे पूरा ग्लोबल आप कह लीजिए या इंटरनेशनल कम्युनिटी को, जिसको पाकिस्तानी उर्दू में बैनुल अक़वामी कहते हैं, उसको इंटरनेशनल कम्युनिटी को साथ में लेना हो,
वो हमारी डिप्लोमेसी ने, जयशंकर साहब ने बहुत अच्छे से किया है। आर्मी के अंदर, एयरफोर्स के अंदर, नेवी के अंदर, ट्राई सर्विसेज के अंदर कैसे काम करना, उसके अंदर हमारे सीडीएस साहब हैं और हमारे रक्षा मंत्री जी हैं, उन्होंने माकूल और बेहतरीन काम किया है। और उसके बाद आंतरिक सुरक्षा को कैसे हमने मॉनिटर करना है, कैसे हमने गुजरात के अंदर बांग्लादेशियों को आइडेंटिफाई किया, और हम बहुत सारे लोगों को आइडेंटिफाई करेंगे आने वाले वक्त में, वो होम मिनिस्टर साहब जो है वो उनका काम है। तो ये सारी चीजों का जो श्रेय है वो प्रधानमंत्री जी को जाता है कि उन्होंने बहुत खूबसूरत एक कैबिनेट चुनी है, और किस तरीके से काम लेना है वो भी मैं समझता हूं कि ही हैज दैट टैलेंट ऑफ डूइंग थिंग्स। और मान साहब, कुल मिलाकर के इस ऑपरेशन को अंजाम देने से पहले, जो मेरी सूचना है, आप शायद करेक्ट करेंगे, 150 से ज्यादा देशों से बातचीत हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद कई राष्ट्र प्रमुखों से बात की है, उनको पूरी जानकारी दी है। एस जयशंकर साहब ने अपने बहुत सारे समकक्षों से बातचीत की है। बहुत सारे देशों को डोजियर दिए गए हैं और पुख्ता जानकारियां दी गई हैं कि पाकिस्तान की करतूत ये है। तो एक ना केवल देश के भीतर विपक्षी दलों को और दूसरे दलों को विश्वास में लेकर के चलना, बल्कि पूरी दुनिया में पाकिस्तान की घेराबंदी करना और सारी दुनिया को बताना इनकी करतूतों के बारे में, ये बहुत सुलझा हुआ नेतृत्व ही कर सकता है। इसको ओपिनियन मेकिंग कहते हैं हम, आप इसको ओपिनियन मेकिंग कह लीजिए। इसमें क्या है कि पहली चीज तो ये है कि ग्लोबल ओपिनियन जो है उसको फॉर्म करना, चाहे वो मुंबई के धमाके हों पहले वाले, वहां से लेके और पहलगाम इंसिडेंट तक, एक एक एविडेंस डॉजियर के तौर पे। देखिए क्या होता है कि पाकिस्तान डॉजियर्स को रिजेक्ट कर सकता है, वो इट्स अ फेल्ड टेररिस्ट स्टेट। पाकिस्तान की कोर्ट्स जो हैं वो हमारे डॉजियर्स को कह सकते हैं कि लिटरेचर भेज दिया, इन्होंने फिक्शन भेज दी हमारे पास। बट इंटरनेशनल कम्युनिटी, जो रिस्पॉन्सिबल कम्युनिटी है, वो जब इन डॉजियर्स को और इनके फाइन प्रिंट्स को जब देखते हैं, और जब हम बताना शुरू करते हैं कि हम पिछले 40 साल से इनके मुसलसल लगातार जो टेररिस्ट एक्टिविटीज है उससे हम ग्रस्त हैं, और हमारे हजारों नागरिक और हमारे हजारों जो सैन्य अधिकारी हैं, फौजी हैं, इसके अंदर वो मारे गए हैं इनकी एक प्रॉक्सी वॉर के नाते से। और पाकिस्तान आर्मी के एक जनरल हैं जो बाद में पाकिस्तान के रूलर बने, उन्होंने कहा था कि इफ एक अंतरराष्ट्रीय जो इंटरनेशनल कम्युनिटी है उनके मन में ये है कि अगर कश्मीर इशू रिजॉल्व हो जाए तो इंडिया पाकिस्तान के बीच का ये जो बिलिजरेंस है, ये जो झगड़ा है, और ये जो रोज के इनके झगड़े हैं, ये खत्म हो जाएंगे, दे विल बी ब्रॉट टू अरेस्ट। पर पाकिस्तान आर्मी के एक जनरल हैं जो बाद में रूलर बने पाकिस्तान के, उन्होंने कहा था इवन इफ कश्मीर इज रिजॉल्व वी विल ब्लीड इंडिया बाय 1000 कट्स। उनका कहना यह था कि अगर भारत और पाकिस्तान के बीच में कश्मीर का जो मुद्दा है वो रिजॉल्व हो भी जाता है तो भी हम भारत को 1000 कट देके उनको हम मारेंगे, विल ब्लीड इंडिया बाय 1000 कट्स, कि हम खून बहा बहा के भारत का मारेंगे। तो ये जो एक गलत फहमी है इंटरनेशनल कम्युनिटी के अंदर कि पाकिस्तान और भारत के बीच में अगर कश्मीर रिजॉल्व हो जाए तो इनकी सारी प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगी। तो प्रॉब्लम कहाँ है, कोर प्रॉब्लम है कि जो टू नेशन थ्योरी थी उसमें ये था कि हिंदूज एंड मुस्लिम्स कैन नॉट लिव टुगेदर। और आज जो पाकिस्तानी चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ हैं जनरल आसिफ मुनीर मौलाना साहब, तो उन्होंने जो खुतबा दिया था ओवरसीज पाकिस्तानीज को, उसके अंदर कहा था कि जी वी वर टू नेशंस और वी कैन नॉट कोएग्जिस्ट टुगेदर। तो हम जो पीसफुल कोएग्जिस्टेंस की बात करते हैं बार बार, जो इंटरनेशनल कम्युनिटी का एक इस्टेब्लिश्ड और लेड डाउन प्रिंसिपल है पीसफुल कोएग्जिस्टेंस का, उसमें पाकिस्तान बिलीव नहीं करता। और इस चीज को, इस बात को हम इंटरनेशनल कम्युनिटी को अपनी डिप्लोमेसी के माध्यम से, अपनी दक्षता के माध्यम से, अपनी लीडरशिप के माध्यम से इस बात को लेके हम लोगों को कन्विंस करने में कामयाब हुए हैं कि पाकिस्तान जो कर रहा है वो इस आधार पे कर रहा है कि पाकिस्तान और इंडिया भी एज टू नेशंस दे कैन नॉट एग्जिस्ट टुगेदर। एंड क्वाइटली इसके नीचे जो एक अंडरलाइंड मैसेज है जो हम बोल नहीं रहे, जो हम लिख के नहीं दे रहे, और जो समझने की बात है कि पाकिस्तान नाउ हैज टू सीज टू एग्जिस्ट। यानी कि अगर इस खित्ते में आपको पीस चाहिए, अगर आपको यहाँ चाहते हैं कि यहाँ पे अमन हो, यहाँ पे शांति हो, तो पाकिस्तान को खत्म होना ही होगा।
मान साहब, ये मिलिट्री एक्शन से पहले, इन टारगेट को अचीव करने से पहले जो कूटनीतिक फैसले लिए गए, जो आर्थिक फैसले लिए गए, जो सिंधु जल समझौता स्थगित करने का फैसला लिया गया, वो कितना कारगर साबित हुआ है। कल रात में एक इनकी चर्चा सुन रहा था, इन्हीं के टेलीविजन चैनल की फुटेज थी वो, और उसमें इनके एक्सपर्ट ये कह रहे थे कि अगर भारत से बात हो सके तो भारत से बात की जाए, और अगर ये सिंधु जल समझौते को बहाल कर देते हैं तो फिर पाकिस्तान को कोई रिएक्शन नहीं देना चाहिए इतनी मार खाने के बाद। तो इनके लिए पानी कितना महत्वपूर्ण है इस वक्तव्य से पता लगता है। तो ये एक बहुत बड़े स्टेप लिए गए एक्शन से, मिलिट्री एक्शन से पहले। मैं दो तीन बातों के ऊपर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। हम शुरू करते हैं ख्वाजा आसिफ से, जो पाकिस्तान के वजीर दिफा यानी कि डिफेंस मिनिस्टर हैं। तो उनके जो वजीर दिफा हैं, उन्होंने शुरू में ये कहा कि हमारे पास सारे स्पेक्ट्रम ऑफ ऑप्शंस अवेलेबल हैं इंक्लूडिंग द न्यूक्लियर डिटरेंट, यानी कि हम कुछ भी इस्तेमाल कर सकते हैं, न्यूक्लियर भी कर सकते हैं। तो इन्होंने पाकिस्तान का जो एक हमेशा से जो एक तरीका रहा है इंटरनेशनल कम्युनिटी को ब्लैकमेल करने का, कि वो अपने कनपट्टी पे पिस्तौल लगा के बोलते हैं साहब हम अपने आप को मार लेंगे, और उसके बाद जो इस खित्ते में कैओस होगा वो आप संभालना। तो कहीं ना कहीं उस ब्लैकमेल में समय समय पे इंटरनेशनल कम्युनिटी आ भी जाती है, या आई भी है। और ख्वाजा आसिफ का उसके बाद जो स्टेटमेंट आया, वो स्टेटमेंट था कि साहब वी आर रेडी फॉर अ वॉर, आप हमारे पे जंग मुसल्लत कीजिए, हम लड़ेंगे आपके साथ। उसके बाद फिर इनका स्टेटमेंट आया ख्वाजा आसिफ का, जब ये इंडस वाटर ट्रीटी को स्क्रैप किया। तो पाकिस्तान के अलग अलग, खैर ख्वाजा आसिफ तो नहीं, अलग अलग ने कहा कि साहब अगर सिंधु नदी में पानी नहीं बहेगा तो हिंदुओं का खून बहेगा। और स्टेटमेंट्स ये भी आएंगे, इतनी लाशें गिरा देंगे, इतनी लाशें गिरा देंगे हिंदुओं की कि लकड़ियां कम पड़ जाएंगी जलाने के लिए। तो खैर हम लोगों ने कभी ऐसी बात नहीं की कि तुम्हारे को दफनाने के लिए जमीन कम पड़ जाएगी, या मतलब ये देखिए इस किस्म की जो एक इमेच्योरिटी है वो लगातार आपको पाकिस्तान के कैबिनेट मिनिस्टर्स के द्वारा, पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट के अंदर सीनियर लोगों के द्वारा सुनने को मिली। अब फाइनली क्या हुआ कि ख्वाजा आसिफ को आपने रोते हुए देखा, आंखें भर के फूट फूट के रोते हुए देखा। पार्लियामेंट के अंदर खड़े होके शहबाज शरीफ कह रहे हैं कि 80 भारतीय वायुसेना के तैयारे यानी कि एयरक्राफ्ट जो हैं वो पाकिस्तान के अंदर आए, 80 और कुछ जो एक्स हैंडल्स हैं, इन्फ्लुएंसर्स हैं, वो कह रहे हैं कि 125 एयरफोर्स के, भारतीय एयरफोर्स के जेट्स जो है उन्हें पाकिस्तान एयरफोर्स स्पेस के अंदर आके अटैक किया। तो मैं एक बात तो छोटे साहब आपको वाजे कर दूं, 80 या 125 अगर एयरक्राफ्ट हमारे जेट्स गए होते ना, तो अगले दिन सुबह प्रेस ब्रीफिंग देने के लिए, अगले दिन सुबह जवाब देने के लिए वहां पे कोई नहीं बचता। एक आदमी वहां पे प्रेस ब्रीफिंग देने के लिए, एक कैबिनेट का उनका आदमी, एक उनका स्पोक्स पर्सन, कोई नहीं मिलता। 125 का मतलब टोटल डिवास्टेशन ऑफ पाकिस्तान, खत्म। मान साहब, जो सारी गतिविधियां इस समय चल रही हैं, और पाकिस्तान तो अपनी हरकतों से बाज आएगा नहीं। आप इनको कितनी भी सजा दे दो, इनके कितने भी जगहों को टारगेट कर लो, गाजा पट्टी की तरह हालत कर दो, ये सुधरेंगे नहीं आसानी से, क्योंकि नफरत से भरे हुए हैं। तो मैं ये जानना चाहता हूँ, जो यहाँ बात कही जाती रही है, और 1994 का पीवी नरसिम्हा राव सरकार के समय का हमारा एक पार्लियामेंट का प्रस्ताव भी है, जिसमें पूरे जम्मू कश्मीर को, इंक्लूडिंग जो पीओजे के कहलाता है, वो सारा भारत का है। और हमारे प्रधानमंत्री हों, गृह मंत्री हों, रक्षा मंत्री हों, विदेश मंत्री हों, सब किसी ना किसी मौके पर कह चुके हैं कि पीओके हमारा है और हम इसे हासिल करेंगे। रक्षा मंत्री ने कहा कि एक ऐसी नौबत आ जाएगी जब वहीं के लोग इनके साथ नहीं रहना चाहेंगे और भारत में मिल जाएंगे। तो बहुत सारे लोगों का कहना है कि वो समय भी अब आ गया है। क्या आपका भी ऐसा मानना है? मेरे ना इसके अंदर दो तीन ख्याल हैं। पहला तो ये है कि मिलिटरीली इट वाज नेवर अ चैलेंज।
जैसा कि जो फॉर्मर आर्मी चीफ हैं जनरल मनोज नरवाने, उन्होंने भी कहा कि सिर्फ हमारे को पार्लियामेंट से या हमारे को पॉलिटिकल लीडरशिप से एक इशारा चाहिए और हम डिलीवर कर सकते हैं। तो इसका जो असल चैलेंज है जो साहब, वो है एडमिनिस्ट्रेटिव चैलेंज है, और उसके लिए जो एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज हैं भारत की, उनको और मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट को मिलके एक पोस्ट टेक ओवर जो एक रूलिंग का या उसको एडमिनिस्टर करने का तरीका होगा, उस चीज को लेके हमारे को कहीं ना कहीं उसके ऊपर विचार करना पड़ेगा। पहला तो एस्पेक्ट ये है। और आपने 94 का पार्लियामेंट का रेजोल्यूशन कहा, देखिए पार्लियामेंट का एक रेजोल्यूशन अलग चीज होती है कि आपने कागज पे क्या लिखा क्या नहीं लिखा, एक वास्तव में आपका क्या रिजॉल्व है अंदर से। अगर आपको याद हो तो कैसे पार्लियामेंट की स्टेज के ऊपर खड़े होकर गृह मंत्री ने सीना ठोक के कहा था कि आप पीओके को अपना हिस्सा नहीं मानते क्या, वो हमारा हिस्सा है, जान दे देंगे उसके लिए। तो बिल्कुल। एक पॉलिटिकल रिजॉल्व जो है ना, वो कागजी कार्रवाई से ज्यादा, कागजों का पेट भरने से ज्यादा एक रिजॉल्व जरूरी है, जो रिजॉल्व अब इस गवर्नमेंट के अंदर नजर आता है। और एक प्रोवोकेशन के पॉइंट के बियॉन्ड मैं समझता हूं कि अगर पुश किया जाए, और वो हो चुका है, वो वक्त आ चुका है। और दिलचस्प इसके अंदर ये भी है कि चाहे वो शकरगढ़ बल्ज हो, चाहे वो आपका सियालकोट हो, चाहे ऊपर आपका ये मुरीद के हो, कोटली हो, मीरपुर हो, मुजफ्फराबाद हो, रावलकोट हो, ये या गिलगित बाल्टिस्तान हो, लीलम हो, ये सारे भारत का हिस्सा हैं, दे आर पार्ट ऑफ इंडिया। और उस वक्त भी धोखे से इन्होंने जो कब्जा किया था वो 1948 की बात है। उस वक्त भी पाकिस्तान आर्मी ने नहीं, कबाइलियों ने, पठानों ने जो है वो यहाँ पे आके और आज की डेट में आप देखिए पठान कितने खिलाफ है पाकिस्तान के। तो ये जो एक नुक्ते नजर है वो है। दूसरा नजरिया जो मेरा अपना है, मैं समझता हूँ कि मॉनसून ऑप्शन जो है वो बहुत जल्दी आ रहा है। मॉनसून हम लोग इस वक्त मई में है, और 23 जून के गालिबन यहाँ पे 20 जून 22 जून के आसपास पंजाब हरियाणा में इस क्षेत्र में हमारे मॉनसून हिट करता है, जो हमारे अरेबियन सी की तरफ से जो डिस्टर्बेंस आती है, दैट क्रिएट्स अ गुड मॉनसून देयर। तो उससे पहले पहले जो हमारा उमरकोट का इलाका है, जो हमारा थरपारकर का इलाका है, और ये जितना एरिया है जो उस साइड है रैटक्लिफ लाइन के, जो पाकिस्तान की तरफ पड़ता है, हमारी स्ट्रेंथ है प्लेन्स के अंदर, जमीन के अंदर। और वैसे तो इंटरनेशनल कम्युनिटी ये कहती है, जो लॉज है वो ये कहते हैं कि आईबी इंटरनेशनल बॉर्डर को हम डिस्कस कर सकते हैं। और पाकिस्तान का भी, मैं जितना मेरे को समझ में आता है मिलिटरीली, उनका भी यही होगा कि स्विफ्ट एंड क्विक एक्शन, और जितनी जमीन पे वो कब्जा कर सकें उस जमीन के ऊपर उनको आके कब्जा करने का प्रयास रहेगा, ताकि निगोशिएटिंग टेबल के ऊपर, जब देखिए इवेंचुअली हर एक चीज टेबल के ऊपर खत्म होती है, तो निगोशिएशन टेबल के ऊपर जब आए तो उस वक्त उनके पास निगोशिएट करने के लिए कोई बार्गेनिंग चिप हो। ये पाकिस्तान की सोच है, और हमारा भी ऐसा ही है कि व्हाट वी कॉन्कर वी कीप। जिस जमीन के ऊपर भारतीय सेना का बूट रखा गया वो भारत की धरती हो गई, उसके बाद उससे पीछे हटने का कोई सवाल नहीं उठता। और हमारा बहुत बड़ा जो स्ट्रेंथ है, एडवांटेज है, वो है मैकेनाइज्ड में, वो है आर्मर्ड में, वो है आर्टिलरी में। और हम इजीली जो है फ्रॉम पंजाब टू राजस्थान टू गुजरात हम वहां पे डोमिनेट कर सकते हैं। और इसके अंदर दो बातें मैं और ऐड करना चाहूंगा कि जैसे इन्होंने पुंछ के अंदर सिखों की हत्या करी, गुरुद्वारे के ऊपर बॉम्ब गिराए, उसके अंदर बच्चे भी और कई वहां पे लोग जो गुरुद्वारे में मत्था टेकने आए हुए थे, श्रद्धालुओं को इन्होंने कल मारा। जी जी। तो जो करतारपुर साहब और ननकाना साहब है, इसको भी एक बार वंस एंड फॉर ऑल अब सेटल कर लेना चाहिए। ये मैं समझता हूँ कि सबसे बड़ा जो एडवांटेज होगा इंडिया का, वो होगा पीओके के अंदर, पंजाब के अंदर सबसे ज्यादा, और जो हमारा थरपारकर और उमरकोट का इलाका है उसके अंदर। बिकॉज थारपारकर उमरकोट जो है वो प्राइमरीली हिंदू डोमिनेटेड एरियाज है, वहाँ पे पॉपुलेशन भी हिंदू पॉपुलेशन है। और नीचे का जो इलाका फिर सिंध का है, देन वी कैन स्टार्ट टू डोमिनेट जितना भी हम अंदर जाएंगे, और वहां पे मीलों मीलों अंदर जा सकते हैं विदाउट एनी फ्रिक्शन। तो मैं समझता हूँ कि ये जो तीन चीजें हैं, इनके ऊपर जो हमारा अपना एरिया है, और अगर आप मैप को गौर से देखें, तो अगर हम सिर्फ अपना अपना पीओजेके का इलाका ले लेते हैं, तो वहां से आर्टिलरी के कह लीजिए आप, या शॉर्ट रेंज मिसाइल्स के बिल्कुल फायरिंग डिस्टेंस के अंदर इस्लामाबाद आ जाता है। इस्लामाबाद बहुत दूर नहीं है वहां से, बॉर्डर से। और आखिर में चलते चलते जरा मैं ये भी जानना चाहता हूँ, कल जो विजुअल्स आए थे बहावलपुर से, जो
मसूद अजहर के परिवार के लोग मारे गए हैं, वहां पर मिलिट्री ऑफिसर क्या कर रहे थे नमाज जनाजा में? और नंबर 2, कोई एक डेड बॉडी थी जिस पर राष्ट्रपति की तरफ से पुष्प चक्र चढ़ाया गया, और मिलिट्री का जो चीफ है उसकी तरफ से भी एक पुष्प चक्र चढ़ाया गया। बड़ी तेज चर्चा है कि मसूद अजहर भी निपट गया है। जिस तरीके से चिट्ठी आई है, मैं समझता हूं कि चिट्ठी इतनी जल्दी आना और रिलीज होना, उसके अंदर ये इस बात की आशंका जताता है कि मसूद अजहर वास्तव में है भी या नहीं। जो उसका ये कहना है कि मैं डरा हुआ हूं और मैं ये सोचता हूं कि आकाश मैं भी मर जाता, क्योंकि चिट्ठी के अंदर जो उसने कहा है कि मेरे भाई, मेरी बड़ी बहन जो मेरे को बहुत प्यारी थी, जान से अजीज मेरी बड़ी बहन, मेरा जीजा, मेरा भतीजा, मेरे भतीजे की बीवी, ये सब उसके अंदर मारे गए हैं। तो इन बातों से ऐसे आशंका होती है कि शायद वो भी मारा गया है। और आपने बात करी बहावलपुर की, या आपने उन 9 ठिकानों की बात की जहां पे भारत ने टारगेट किया, पर दिलचस्प ये है कि आज सुबेरे ही लाहौर एयरपोर्ट के ऊपर भी एक बहुत बड़ा ब्लास्ट हुआ है, और वो सिविलियन एयरपोर्ट नहीं है, वो जो एयरफील्ड है लाहौर की, उसके अंदर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट हुआ है। और कल रात को सियालकोट के अंदर सायरन बजे, कल रात को सियालकोट के अंदर भी ब्लास्ट हुए हैं। तो जो अभी तक भारत ने क्लेम नहीं किए दोनों इंसिडेंट्स, और इंटरनली भी वहां पे पाकिस्तान के अंदर बहुत ज्यादा डिस्टर्बेंस है, चाहे वो उत्तर में खैबर पख्तूनख्वा या फाटा हो, या वेस्ट के अंदर बलूचिस्तान हो, या ईस्ट की तरफ भारत हो, या साउथ की तरफ सिंधु देश हो। तो पाकिस्तान तो एसेंशियली वो है ना, जो वेस्ट पंजाब पाकिस्तान बन गया, और पाकिस्तानी की जो शिनाख्त है बतौर पाकिस्तानी जो बोलते हैं, वो है कि आप पंजाबी सुन्नी मुस्लिम होने चाहिए तो आप पाकिस्तानी माने जाएंगे। अगर आप पंजाबी हैं और आप सुन्नी नहीं हैं, आप शिया हैं, तो भी पाकिस्तानी नहीं मानेंगे, अहमदी हैं तो भी पाकिस्तानी नहीं मानेंगे आपको। और अगर आप सुन्नी मुस्लिम हैं पर आप सिंधी हैं तो भी पाकिस्तानी नहीं मानेंगे, आप सुन्नी मुस्लिम हैं पर आप बलोच हैं तो भी मतलब ये एक बड़ी सकरी सी डेफिनेशन है इनकी। और इनके जो इंटरनल डिस्टर्बेंसेस हैं वो भी इनको मैनेज करने पड़ेंगे। जहां हम बात करते हैं 2.5 फ्रंट वॉर की, पाकिस्तान भी अंदर ऊपर तालिबान से, नीचे बलोचों से जो बरास है, इधर सिंधु देश का थोड़ा सा कमजोर पड़ा हुआ है, पर ये पख्तूनिस्तान के अंदर तो ये चाहे वो टीटीपी हो, टीएलपी हो, या आपका एक्चुअल तालिबान हो, या फिर जो बलोच लिबरेशन फ्रंट के लोग, उनके साथ भी निपटना इनको साइमल्टेनियसली पड़ेगा। और जो आज सुबेरे ब्रास ने एक फुटेज रिलीज की है जिसके अंदर 14 पाकिस्तानी आर्मी के जो लोग हैं उनको एक पिकअप ट्रक के साथ उन्होंने उड़ा दिया, उसकी भी एक फुटेज रिलीज की गई है। तो पाकिस्तान इज फेसिंग ट्रबल फ्रॉम ऑल साइड्स। और मैं आज मतलब जिसे हम ईमानदारी से कहते हैं कि चलिए दुश्मनी दोस्ती अपनी जगह और एक ईमानदारी की बात अपनी जगह, पाकिस्तान के हक में आज ये है कि चुपचाप जहां बैठे हो बैठे रहो। आवाज करने की, हरकत करने की भी कोशिश की तो वो मार पड़ेगी, इमेजिन नहीं कर सकते, सोच कल्पना के बियॉन्ड है आपके। और जो आपने कहा कि वहां पे एक हाई वैल्यू टारगेट जिसकी नमाज जनाजा के अंदर हाई रैंकिंग पुलिस ऑफिशियल्स, वहां के पंजाब के आईजी भी मौजूद थे, और उसके अंदर राष्ट्रपति की ओर से और कमिश्नर भी, डिविजनल कमिश्नर सारे वहां मौजूद थे। तो निश्चित रूप से वो उसका पहला नाम भूल गया, मुगल पीछे लिखता है वो, उसकी तो ये नमाज जनाजा नहीं हो सकती। और मेरा ख्याल है कि शायद मेरे को, आपको, हम थोड़ा गेसिंग में रह जाएंगे, पर मोस्ट डेफिनेटली हमारी एजेंसीज को पता है कि वो कौन था जिसके नमाज जनाजा के अंदर राष्ट्रपति पाकिस्तान ने और आर्मी चीफ ने एक वहां पे रीत भेजी है। तो वो भी समय के साथ बाहर आ जाएगी बात। अब मसूद अजहर या तो पहले मर चुका है या अब मर गया है, या उसको छुपा के रखा हुआ, कहना मुश्किल है मेरे लिए एटलीस्ट। मान साहब, बहुत बहुत धन्यवाद इतना समय निकालने के लिए ओशियन नेटवर्क के लिए, और बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करने के लिए। थैंक यू सो मच। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, सत श्री अकाल। जय हिंद, जय भारत।